नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक कंपनी जो चाल 44 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखती है, 5 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जिनके पास है और बिजनेस मॉडल में कहती है जो कंपनी चाहे फास्टनर्स को लेकर देखा जाए, फास्टनर को लेकर देखा जाए या फिर मोटर कंट्रोलर यूनिट को लेकर देखा जाए इनमें। इनके अलावा कंपनी पावर फॉर फ्यूचर विथ की बात कहती है जहाँ पे 2000 प्लस स्किल्ड वर्कर कंपनी के पास। जो कंपनी कहती है कि हमारे पास इतने सारे एम्प्लॉयड हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, पार्टनरशिप की बात कहती है। और इसके अलावा यदि बिजनेस मॉडल की तरफ देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल रहा वो कहती है जो फ्रॉम फर्स्ट नर्सर टू फ्यूचर ऑफ द मोबिलिटीज़ को लेकर के, इसमें कि केवल दो प्रोडक्टिविटीज़ इनके पास निकल के आती है। एक है फास्टनर, दूसरा है मोटर कंट्रोलर यूनिट। दो चीज़ कंपनी बनाती है और इनको लेकर के यदि हम मार्केट की स्ट्रेटजी को समझें तो क्या कहती है, कैसे काम करती है और कंपनी को लेकर कैसे प्रेजेंस की बात करती है। जब कंपनी कहती है हमारे पास ग्लोबल प्रेजेंस है और ग्लोबल प्रेजेंस के साथ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और जहाँ पे कंपनी में कई बार हम स्टार्ट करते हैं निवेशक को इंटरेस्ट को लेकर के करीब 32,000 के आसपास इस कंपनी में निवेशक रहे हैं। जब निवेशक 32,000 हैं तो मार्केट की कैप कहती है करीब 2200 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। जो बुक वैल्यू है 133 है, करंट सिचुएशन की प्राइस आप 621 तक पहुंची है, जबकि हायर टू हायर 640 तक पहुंचा था। दोबारा ये वहीं पे अपनी जगह जगह बनाने की फिराक में है। इंट्रिंसिक वैल्यू भी बेटर है फ्रॉम द बुक वैल्यू से, जबकि कंपैरिजन विद द इंडस्ट्रियल के पी के अकॉर्डिंग देखें, अर्निंग पर शेयर के बेस पे जो कि क्वालिटीज़ होती है, तो वहाँ पे नियर अबाउट सेम है। क्योंकि इसके अलावा जो दूसरी कंपनी है, वहाँ भी सेम निवेशकों का इंटरेस्ट है और यहाँ भी सेम निवेशकों का रहता है। कंट्रोल की बात करें तो 65% से कंपनी को कंट्रोल कर रही है प्रमोटर। जहाँ तक आरओसी और आरओई का सवाल है तो 12-13% से लेकर 14% की आंकड़ा दिखाती है। डिविडेंड भी पे करती है कंपनी, जो कि 32% दर करती है फ्रॉम द फेस वैल्यू के बेस पे देखें तो। डेट टू इक्विटी के बारे में देखें जो कि 0.28 कहता है, करंट रेशियो का नंबर थोड़ा सा हाई कहता है और हाई की बेसिस पे देखेंगे, मैंने एक स्पेशल दिया था, इसमें ज़्यादा कहती है, लेकिन एक्चुअली सेल्स के बेसिस पे तो ये पार्ट कहती है वो बहुत ज़्यादा नहीं कहती है। इनको लेकर के हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेट इनकम मार्जिन, चाहे सेल्स वर्सेस डेटर्स का पार्ट और डेट प्रॉफिट वर्सेस डेटर्स का पार्ट क्या कहती है। जो कंपनी 1979 में बनी थी, एसटीएल मैन्युफैक्चर्ड इन द मार्केट्स हाई, जो कि टेंसिटिव कोल्ड फॉज फीचर्स फीचर्स होते हैं यहाँ पर प्राइमरी फॉर द कस्टो, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर के, इंडस्ट्रीज को लेकर के कामकाज रही है। फाउंडेड बाय द फर्स्ट जनरेशन इन दैट एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा उन्होंने कहा था कि उनका नाम मिस्टर मनोहर लाल अग्रवाल ने स्टार्ट किया था। द आफ्टर द मेन एंड द फैमिलीज बिजनेस में चलता रहा, मैनेजमेंट में घूमती रही और इनके प्रति यदि हम जानने की कोशिश करेंगे कंपनी के जो बिजनेस रिस्क है वो क्या कहता है, बिजनेस में रिस्क के बेसिस पे जो रिजल्ट का पार्ट रहा जो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को दिखाती है वो क्या कहती है, और उसके बेसिस पे जो स्टॉक मार्केट की ट्रेडर्स साइड है उसमें रिजल्ट के बेसिस पे रिटर्न का क्या डिमांड बनती है, क्या उसकी वैल्यूएशन बढ़नी चाहिए, बढ़ती है या घटती हुई नजर। जानने की कोशिश करते हैं इनकी फंडा फाइनेंशियल पोजीशन से। फाइनेंशियल पोजीशन से पहले एक बार हम इसकी चार्ट ग्राफ को जरा देखते हैं। तो एक दिन में यहाँ पे अच्छी खासी रैली देखने को मिला था, जबकि हम लोग देखा कि मार्केट में लगातार क्रैश चल रहा था कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर के, और ये सब चलती रहती है मार्केट में, किसी एक का कभी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कभी कुछ और कभी कुछ और, ऐसी रैली चलती रहती है, कई बार डिप चलती रहती है। फिलहाल हम 6 महीने की चार्ट को देखें तो 72% की इसकी प्राइस में इंक्रीज हो चुकी है। 1 साल में 72% के नियरली चल चुका है स्टॉक, जहाँ पर लगातार यहाँ पे डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिला। जो प्लेयर हैं वो निकलने के बहुत कम हैं, लेकिन जो इसमें अपनी जगह बनाने के फिराक में थे वो काफ़ी ज़्यादा रही। इसकी वजह से ये कह सकते हैं यहाँ पे नुकसान थोड़ा-सा कम हुआ होगा। प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट थोड़ा-सा ज़्यादा पोर्टफोलियो में इंक्रीज करती हुई नज़र। जहाँ तक सितंबर का डेटा है, उसमें देखा गया कि 36% की सेल्स वृद्धि होती है
और बाकी सारी चीज़ों में देखा गया कि नियरली करीब ईबिटा की बात करें या फिर नेट मार्जिन की बात करें तो उसमें लगातार वृद्धि दर्ज करती हुई नजर आई। यदि हम नंबर गेम को समझें तो नंबर गेम में हमारे सामने दिखता है कि कंपनी का कंसोलिडेटेड डेटा जो है वो करीब कंपनी का खुद का भी कारोबार है जो कि 167 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट कर। जो ओवरऑल कारोबार है उसमें ये देखा गया कि कंपनी टोटल 284 करोड़ की सेल करती है और इसमें 11% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगाती है, क्योंकि पिछले पीरियड से थोड़ा सा सेल्स बढ़ने के बाद भी इनका जो ऑपरेटिंग था उसमें गिरावट दर्ज। प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट को देखें तो 12 करोड़ की बजाय 17 करोड़ हो जाती है, 18 के बजाय 17 हो जाती है। तो कुछ दशा में अच्छी ग्रोथ की बात करती है, कुछ दशा में थोड़ा सा गिरावट दर्ज। जहाँ तक अदर सोर्स का सवाल है, इंटरेस्ट की वर्डन की सवाल है, तो इसको कह सकते हैं कि चलो ये एडजस्टेबल है क्योंकि इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम इतनी ज़्यादा जनरेट हो जाती है। ईयरली ग्रोथ की तरफ मूव करें तो देखा गया कि करीब 1000 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करे जो कि इसको कह सकते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की तरफ भागी है। प्रॉफिटलिटीज में कंपनी देखा गया कि सबसे ज़्यादा तो फिलहाल बन रही है, 66 करोड़ तक की प्रॉफिटलिटी बुक कर रही है लास्ट 12 महीने में। 11% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ यदि 66 करोड़ की प्रॉफिट बना रही है और इंटरेस्ट बर्डन में थोड़ा सा 2 करोड़ की इनके पास सिर पर बर्डन बना था, तो क्या कर्ज को लेकर उन्होंने क्या किया और उसको लेकर के इम्पैक्ट क्या करती है, क्या हिट कराना चाहती है, इम्पैक्ट डालना चाहती है, दबाना चाहती है। तो रिस्क एनालाइज करें तो रिस्क को लेकर कहते हैं कि 35 दिन के रिस्क फैक्टर है इनको। इस 35 दिन के रिस्क फैक्टर में कर्ज में उन्होंने करीब 18 करोड़ की वृद्धि दर्ज करती है। उसका यूटिलाइजेशन क्या करती है, तो देखा गया कि इनकी यूटिलाइजेशन में एक तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट 5 करोड़ होता है। इसके अलावा इनकी जो इन्वेस्टमेंट पार्ट थी वहाँ पे डेवलपमेंट देखा गया। इसके अलावा की बात करें तो उनकी वर्क प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट देखा गया और यहाँ पे भी काफ़ी हद तक वैल्यू क्रिएशन देखने को मिला है। तो कंपनी इन्वेस्टमेंट पार्ट में लगातार वृद्धि दर्ज करती है। जहाँ तक ट्रेड रिसीवेबल के सवाल था, तो कंपैरिजन विद द बाकी पार्ट से हमने देखा कि इनके पास कैश इक्विवेलेंट अच्छी खासी थे। लेकिन जब हम कंक्लूजन की तरफ रिस्क एनालाइज को करते थे, सामने देखा कि नेट इनकम मार्जिन केवल 6% का बनता। कंपनी इतनी बड़ी टेंशन लेके, इतनी बड़ी कामकाज करके 6% नेट मार्जिन बनाती है। सेल्स को लेकर जो वर्सेस डेटर्स का पार्ट था उसमें 14% की रिस्क है और इस रिस्क के बेसिस पे यदि प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा कहती है, उसके बेसिस पे जो उधार की पार्ट रही खास करके डेटर्स पार्ट को, वो 221% कहती है। यदि परसेंटेज वाइज देखें तो रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन यदि नंबर वाइज देखें तो रिस्क साइलेंट बैठी है, रिस्क के लिए कोई बड़ी नहीं दिखाती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ग्रोथ को लेकर देखें तो सेल्स लगातार बढ़ोतरी कर रही थी, प्रॉफिट में बढ़ोतरी थी, स्टॉक प्राइस तो दोनों के पीछे आसमान में उड़ती हुई नजर आई है और जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको लगातार सपोर्ट देने के तैयारी कर रही है। अच्छी बात हमें ये लगी, जो कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है, 2200 करोड़ की मार्केट कैप है, 2200 करोड़ की मार्केट कैप। उस कंपनी में जो DII है उनकी पोजीशन भी बनी हुई है, आखिर उनको लगता है कि आने वाले समय में बेटर रिजल्ट करा सकता है। अभी तक यहाँ पे देखा गया कि DI पोजीशन धीरे धीरे करके सेटअप कर रही है, मतलब घटाने में लगी है, वो आम पब्लिक के पास जा रही है। इसमें कौन सा ऐसे DI पड़ी थी? एक ही फंड है HSBC स्मॉल कैप, इन्होंने आज से नहीं बहुत पुराना होल्डिंग लेके चल रहे थे। पहले तो L&T के पास था, बाद में ये इनके पास आया और इनके पास जब से आया है, इनके पास जब से आया है तब से ये फंड नियर अबाउट उतना ही रहा है। इसमें कह सकते हैं कि जो HSBC स्मॉल कैप को लगता है कि यहाँ पे फंड जो कंपनी है वो आगे चल करके कुछ बड़ी ग्रोथ देने वाली है। कुछ बड़े दूसरे DI आ गए तो सोचिए मार्केट कहाँ से कहाँ चली जाएगी। जबकि आम निवेशकों की लिस्ट में देखें तो काफ़ी सारी कंपनी इन्होंने अपनी इसकी हेल्डिंग रखा था, 2 कंपनी का नाम तो शामिल होती है, जिसमें कह सकते हैं कि 10% के आसपास इन लोगों ने रखा, 19% के आसपास की आम निवेशकों के पास है। उसमें 32,000 लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और डे टू डे में इंटरेस्ट घटता और बढ़ता रहता है। जहाँ तक कंपनी की फिलहाल अपडेट की बात है, रेटिंग को लेकर के कंपनी ने अपडेट दिया था। तो रेटिंग को लेकर क्या अपडेट देती है, उसको लेकर कहती है
जो इनको लेकर के आईसीआरए ने लिस्टेड है, जो कि रिवीजन को आउटलुक फॉर द सस्टेन स्टेबल की बात इन्होंने कही, यहाँ पे पॉजिटिव प्रोसीजंस की बात इन्होंने रखी थी। मतलब इनका जो रेटिंग है उसमें कोई कमी देखने को कमी नहीं किया गया है, और इन्होंने जो आईसीआर है, जो रेटिंग एजेंसी है, उनको स्टेबल ही रखा है। जो कि आने वाले समय में इनको लोन पर्पस को लेकर के, जिसमें यहाँ पे लोन गारंटीज की बात, सारी चीज़ें जहाँ तक हमने इसको समझने की कोशिश किया, पीयर्स का आंकड़ा देखा, तो क्योंकि स्टारलिंक टूल्स के अंदर जो कंपनियां हैं, जहाँ पे कला की बात करें या शिम्स की बात करें, इन सभी कंपनियों में बेटर उन्होंने अपनी पोजीशंस बना के रखी है एज अ पार्ट। छोटी कंपनी मार्केट कैप बेटर है इस तीनों चारों कंपनी के मिला करके देखा जाए। एनालिसिस पार्ट कहती है जो कंपनी में कुछ अच्छी बातें नहीं भी शामिल होती है। तो इसको लेकर के ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स में कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी रही है। उस कंपनी की लिस्ट में यदि हम इनको देखें, डिविडेंड की पार्ट को देखें, तो कंपनी छोटी कंपनी के होने के कारण भी कंपनी ऐसा नहीं कि डिविडेंड नहीं देती है। वो 21, 22, 23, 24 लगातार कंपनी डिविडेंड पे आउट करती रही है। रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स में बढ़ोतरी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी और नेट ऑपरेटिंग नेट चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, वहाँ पे लगातार वृद्धि दर्ज कर। अब देखिए, मैंने मेरे नंबर में और इनके नंबर में कुछ डिफरेंसेस है। सोचने वाली बात है। आप सोचेंगे अच्छा मैं तो नंबर कुछ अलग कह रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंगली ये कहता है कि करीब करीब 7% की नेट प्रॉफिट मार्जिन रही, और हम कह रहे हैं इसको लेकर के जो इनका जो मार्जिन रहा वो करीब 6% के आसपास। क्यों रहा? कि हमने क्या किया, तो अदर सोर्स ऑफ इनकम था उसको भी ऐड ऑन किया, और उसको बेसिस पे हमने ऐड ऑन करके परसेंटेज को डिफाइन किया। इसीलिए हमारे शायद कुछ नंबर कम दिखते हैं, और कई बार कुछ नंबर ज़्यादा भी दिखते होंगे, क्योंकि अदर सोर्स ऑफ इनकम जिनके पास जैसा होता हो। अब इनकी रिस्क को इसके अलावा यदि हम उन पहलुओं को देखें, तो कंपैरिजन विद द लास्ट 10 सालों में बीएसई के बेसिस पे देखें, या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंडेक्सेशन के पार्ट्स को देखें, तो इनकी वैल्यू में, इनकी स्टॉक वैल्यू में लगातार एडिशंस हुआ है। लास्ट कुछ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 सालों में बेटर रिजल्ट उन्होंने, रिजल्ट के बेसिस पे जो रिटर्न था वो लगातार इनमें वृद्धि डिमांड में रही है अभी तक। जहाँ पे यदि हम एक सिंगल से गोल्डन रूल की बात करें, तो सबसे पहले एंटर करने के टाइम पे टारगेट को देखना ज़रूरी है। टारगेट बड़ी है, छोटी है? बड़ी के लिए केवल एक चीज़ को देखिए, एफ और एफ को देखिए, जहाँ पे फंडामेंटल और फ्यूचरिस्टिक्स के बाद देखा जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा एसएल और बुकिंग का, जो कि प्रॉफिट बुकिंग का सिस्टम है, उसको देखना आवश्यक है। तभी शॉर्ट पीरियड में अच्छे पैसे निकल सकते हैं, और लंबे पीरियड में ये इन चीज़ों को देखने के बाद भले मार्केट चले ना चले, लेकिन वो लंबे पीरियड में साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद रिटर्न बना के दे सकते हैं। मैं आपको कोई ट्रेडिंग की और एडवाइजरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई शामिल नहीं कर रहा हूँ। ओनली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और रखते हैं जो हमारी समझ में आता है फाइनेंशियल फंडामेंटल की, या फिर टेक्निकल बातों को लेकर, टेक्निकल ट्रेंड को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हियर।